We have already seen different types of graphs in photoelectric effect. और अगर आपको याद होगा तो we have seen variation of photocurrent with frequency, and by keeping intensity and collector plate potential constant, then we have seen how does the graph of intensity against photocurrent looks like. It is a straight line passing through origin when frequency and collector plate potential Vc was kept constant. Then we have seen variation of photocurrent with collector plate potential. उसमें फिर हमने दो अलग अलग ग्राफ्स देखे थे, in total 3. You first keep both intensity and frequency constant, then you keep the frequency same but repeat the same experiment at different intensities, and then you keep the intensity fixed but repeat the same experiment at different frequencies, right? Now हमें अभी देखना है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. जैसे आई टोल्ड यू, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 या 3 इक्वेशन आपको लगने वाले हैं. उसमें से सबसे पहला है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. इट इज वेरी सिंपल. तो इफ यू रिमेंबर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी वेल, अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से याद होगा तो यू हैड अ मेटल प्लेट, और इस मेटल प्लेट पे there were photons being incident, and the energy of the photon is h nu. मैंने आपको एग्जांपल दिया था 11 वोल्ट, 11 eV, 12 eV, 13 eV, और मैंने आपको बताया था the amount of energy required by electron to free from the metal surface, उसको हमने 10 eV लिया था एग्जांपल, but it is called as work function phi. तो होगा क्या, when photons of suitable frequency are incident on a metal surface, there is emission of electrons. This effect is called as photoelectric effect. Then the amount of energy required by electron to free from metal surface is called as work function. So ideally what is happening, imagine ये 11 eV है और ये 10 eV है. So the question now arises कि फ्री होने के लिए तो 10 eV चाहिए था, इलेक्ट्रॉन फोटोन के पास कितना है 11, तो जो बचा हुआ 1 eV एनर्जी है वो कहाँ जाता है, इट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो इन तीनों का रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन h nu वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो बहुत सिंपल है, h nu इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, right? Depending on book to book, some books use phi 0 for this also. Work function के लिए phi 0 भी use करते हैं. It's simply, I mean, it's up to you what you want to use. Okay, then this is called as Einstein's photoelectric equation. अब फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं. एक ये हो गया, दूसरा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h nu माइनस phi 0, तीसरा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर h nu माइनस phi 0. सिर्फ यहाँ पे v को लिखते हैं vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन्स, राइट? देन इफ यू रिमेंबर, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो हम उस एक्सपेरिमेंट में इमिटर प्लेट होता है और होता है कलेक्टर प्लेट. तो इफ यू रिमेंबर द ग्राफ्स, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो आप क्या करते हो, आप कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव नेगेटिव करते जाते हो. यू गो ऑन इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट जब तक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक नहीं जाता. और जिस पोटेंशियल पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रुक गया उसको आप बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल. एंड आई टोल्ड यू वंस, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होने चाहिए. बेसिक डेफिनेशंस ऑफ हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन कैसे किया था, अगर वो पता होगा तो आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख पाओगे. तो यू हैव अ प्लेट and
you have another plate, you have electron which is at rest. फिर आप क्या करते हो, इसको आप नेगेटिव और इसको आप पॉजिटिव पोटेंशियल देते हो. टू बी प्रिसाइज, इसको आप देते हो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt. So you must remember how do you define 1 eV of energy. तो आप क्या करते हो, आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हो which is at rest and then you apply a potential difference of 1 volt. Then this electron starts moving, मतलब it starts accelerating. तो ये जब accelerate होगा, the energy gained by this electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt is 1 eV of energy. एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट से एक्सीलरेट हुआ तो उसने जितना एनर्जी गेन किया उसको आप बोलते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. इमेजिन अदर वे राउंड, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसको आपको स्टॉप करना है. स्टॉप करना है तो सामने वाला प्लेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट. अगर मोशन में आने के बाद, मोशन में आना मतलब कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. अगर काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन कैन बी डिनोटेड बाय ईवी, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय ईवी. So this is what you need to know. So going back to photoelectric equation. तो ये photoelectric equation है, if you remember, ये जो maximum kinetic energy है इलेक्ट्रॉन का, the electron with maximum kinetic energy can be stopped by giving suitable negative potential to the collector plate. मतलब maximum kinetic energy का इलेक्ट्रॉन भी आप रोक सकते हो. तो half Vmax square is equal to EV0. अब ये जो EV0 है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो. तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो यू विल गेट EV0 इक्वल टू H0 माइनस phi0. तो ये इक्वेशन नंबर 4, ये भी हो गया आपका फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑल दिस 4 इक्वेशंस आर आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. और भी है, और कौन कौन से है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, व्हाट यू कैन डू इज, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, इफ, मैंने आपको बताया था, इफ h nu मतलब एनर्जी ऑफ द फोटोन इज जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन. ये याद रखना, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज जस्ट इनफ टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन. कहां से, फ्रॉम द मेटल सरफेस. तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, विल इट हैव एनी एनर्जी, नो. तो इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी इज 0, K is 0. और अगर आपको याद होगा, ये कब होता है, ये तब होता है जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो you should remember that if frequency is equal to threshold frequency, then kinetic energy मतलब half Vmax square is equal to 0. Therefore 0 equal to h nu 0 minus phi 0, and therefore you have h nu 0 equal to phi 0. अब ये जो है इसको वापस से इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर इक्वेशन नंबर 3 में कर दो, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में कर दो. तो इफ यू पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2, therefore equation number 2 becomes kinetic energy equal to h nu minus h nu 0. So h is constant, nu minus nu 0. This is kinetic energy of the electron, right? So equation number 1, 2, 3, 4, then equation number 5, equation number 6, ये सारे के सारे है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट. तो इनमें से कोई भी लग सकता है, anyone can be used. अभी इसके और भी फॉर्म है, you have many different forms. जैसे you know what is frequency, C by lambda. So you can write down kinetic energy equal to h nu is C by lambda minus C by lambda 0. So kinetic energy equal to h c common 1 by lambda minus 1 by
लैम्डा 0, ये भी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का एक फॉर्म है. So you have so many equations of the giving you the same physical information, right? अब बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे भी आते हैं जेईई नीट में, so you need to know this. You need to know all these equations. तो हमने कुछ ज्यादा किया नहीं है. It is nothing. It is just that energy of photon is doing two things: knocking out electron, and remaining energy is taken away by electron in the form of kinetic energy. वहां से स्टार्ट किया, different forms लिखते गए, and that's what you have. Good. And from equation number 5 you can make so many conclusions. If frequency of the photon is less than threshold frequency, देखो ऐसा है, 3 कंक्लूजन आते हैं. If nu is greater than nu 0, if frequency of photon is greater than threshold frequency, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इक्वेशन नंबर 5 से, इट इज पॉजिटिव, क्योंकि nu is greater than nu 0, मतलब nu minus nu 0 is greater than 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद सम काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद सम वेलोसिटी, राइट? If frequency of incident radiation is greater than threshold frequency, then the electrons are emitted with some velocity. Good. If nu is equal to nu 0, then the electrons are emitted but with zero kinetic energy, मतलब zero velocity. If nu is less than nu 0, electrons are not emitted. क्यों? क्योंकि kinetic energy is negative and kinetic energy can never be negative. This is what you need to know. Good. So this is end of first part of this chapter. This chapter अगर याद होगा, dual nature of radiation and matter. So up to this point we have discussed dual nature of radiation. Radiation has dual nature. Wave nature तो हमने wave optics में देख लिया, interference, diffraction, polarization, etc. etc. और particle nature हमने यहाँ पे भी देखा है, which is proved by photoelectric effect. Part 2, dual nature of matter. तो डी ब्रॉगली नाम का एक साइंटिस्ट था. He said कि नेचर में पार्शियलिटी नहीं चलती, क्योंकि एनीथिंग इन नेचर इज ओनली टू टाइप्स, रेडिएशन और मैटर. सो इफ रेडिएशन कैन हैव बोथ द नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, तो मैटर शुड आल्सो हैव बोथ द नेचर. इट शुड हैव पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम. तो ये, so according to de Broglie, any moving particle has a wave associated with it whose wavelength is given by h upon momentum. तो कोई भी पार्टिकल होगा तो उसके साथ associated wavelength है, and that wavelength is given by h upon momentum, right? He used two different concepts to prove this. कौन से दो concepts? एक तो आप बोल रहे हो मैटर है ना, मैटर तो मैटर है. अगर मैटर है तो E इक्वल टू mc स्क्वायर इज एप्लीकेबल, राइट? क्योंकि मास किसका होता है? मैटर का होता है, राइट? दूसरा, आप बोल रहे हो मैटर वेव भी है, तो वेव का एनर्जी कितना होता है? h nu, मतलब hc by lambda. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, तो राइट हैंड साइड विल आल्सो बी द सेम. So you can write down hc by lambda equal to mc square cc cancel. So you will have lambda equal to h upon mc, but mass into velocity is momentum, so h upon momentum, hence proved. This is how de Broglie proved that matter also has dual nature with wavelength which is h by p. तो अगर ऐसा है तो any moving particle will have a wave associated with it. तो electrons या फिर न्यूट्रॉन्स या फिर अल्फा पार्टिकल्स या फिर टू से एनी अदर पार्टिकल इफ इट इज मूविंग मस्ट हैव वेवलेंथ. तो अब अगर आपके पास पार्टिकल्स है तो उस पार्टिकल का वेवलेंथ कैसे फाइंड करना है, डिपेंडिंग ऑन विच पार्टिकल यू आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट आर द कंडीशंस. मतलब अब याद रखना, in some context of physics you will come across something called as free particle. तो free particle का मतलब ये होता है कि it is not in the potential in the field of any other charge. Free is free.
फ्री मतलब वो किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। जब किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा, तो इट विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी इफ इट इज मूविंग। तो लेट अस कंसिडर अ फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल, फॉर अ फ्री पार्टिकल total energy E is equal to only kinetic energy, because for a free particle potential energy is zero. और potential energy zero क्यों है? क्योंकि it is not in the field of any other particle. तो kinetic energy कितना होता है? half mv square, मतलब total energy E is half mv square multiply divide by m. ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि mv इज मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब मोमेंटम स्क्वायर इज 2m into e, मतलब मोमेंटम इज अंडर रूट ऑफ 2me. बट एज आई जस्ट टोल्ड यू, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, wavelength associated with the particle is h upon p, but p is under root of 2me. तो अगर आपको पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी ऐसा बोला है, both things, the energy of the particle or kinetic energy of the particle is given to you, you can directly find out wavelength by h upon under root of 2me. और अभी अभी मैंने बताया आपको, अगर आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अभी तो देखा ना ईवी, अभी देखा, नहीं याद होगा तो ये तो याद होना चाहिए, वर्क डन इज क्यू इनटू वी, वर्क डन इज एनर्जी, क्यू इज क्यू एंड वी इज वी, तो एनर्जी इज क्यू वी, पुट इट देयर। तो वेवलेंथ इज फॉर अ चार्ज पार्टिकल accelerated through a potential difference of v volt, it is h upon under root of 2m q into v. For electron, you will have lambda equal to h upon under root of 2m e क्योंकि q is e and v, and this is m suffix e, mass of electron. h कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा 12.28 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज। रिमेंबर, दिस इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने मास किसका यूज किया? इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज किसका यूज किया? इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एनी अदर यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, फॉर एनी अदर चार्ज, राइट? और न्यूट्रॉन के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं है, तो नथिंग। न्यूट्रॉन को आपने पोटेंशियल डिफरेंस रख भी लिया तो वो मूव नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी उसकी, और पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ओके, तो इफ एनर्जी इज जीरो, वेवलेंथ इज इंफिनिटी। ओके, गुड। सो दिस इज द एंड ऑफ थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो विल बिगिन डायरेक्टली विथ न्यूमेरिकल्स. Starting with CET level questions. This question was asked in 2020 and 2019 exam twice. The maximum velocity of the photoelectron emitted by metal surface is V. Maximum velocity of photoelectron is V. Charge and mass of the photoelectron is denoted by E and M respectively. The stopping potential in volts is. So you're supposed to write down what is stopping potential. मैक्सिमम वेलोसिटी अभी हमने लिखा था, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। और आपको पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी जीरो इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बाय ई, करेक्ट? अब सिर्फ इन्होंने वी मैक्स को क्या बोला है? वी, तो ये हो गया आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर बाय ई। तो ऑप्शन देखोगे तो ऊपर से वी स्क्वायर रखा है, तो ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन 2e, और जो m था इसको हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो यू विल हैव वी स्क्वायर अपॉन 2e अपॉन m। है क्या ऑप्शन नंबर?
ऑप्शन नंबर ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, energy of incident photon on metal surface is 3W. एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मतलब E की वैल्यू दी है, h nu की वैल्यू दी है इन शॉर्ट। एनर्जी ऑफ फोटोन व्हिच इज h nu दैट इज 3W एंड देन 5W। मतलब पहली बार एनर्जी था 3W, दूसरी बार था 5W, और आपको पता है h तो कांस्टेंट है, तो h nu 1 एंड दूसरे केस में h nu 2 इज 5W, where W is work function, जिसको हम 50 बोल रहे हैं, इसको ये W बोल रहे हैं, सिंपल। The ratio of velocities of emitted photoelectrons is ratio of velocities of emitted photoelectrons। तो अभी अभी आपको पता है, आपने just now you wrote down half m Vmax square equal to h nu minus work function, राइट? ऐसे लिखते हो ना, h nu minus 50, अभी तो बताया था, भूल गए, कहाँ गया? यहाँ पे h nu माइनस वर्क फंक्शन। अब आपको वर्क फंक्शन यहाँ पे W बोला है, और h nu को आप बोल सकते हो E, where E is energy of photon, right? तो what you see from here is Vmax square equal to, इस 2 को शिफ्ट कर दो, 2 वहां चला गया, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, और m को भी शिफ्ट कर दो, राइट? ये आ गया Vmax। देन what you can do is you can take square root, taking square root, so if you take square root you will have under root, तो ये आ गया आपके पास v का इक्वेशन। so you have an equation for velocity। now what do you see, 2 is constant and m is also constant, तो Vmax basically is proportional to under root of EP minus W। रेशो पूछा है तो V1 by V2 is root of E1 minus W upon E2 minus W, but E1 कितना है? 3, तो V1 by V2 under root of E1 which is 3W minus W, and what is E2? 5W, 5W minus W is equal to, ये आ जाएगा 2 times of work function upon 4 times of work function, कैंसल कैंसल, 1 by 2, 1 by 2 का रूट मतलब V1 by V2 is 1 by root 2, ऑप्शन नंबर C, सिंपल। Joke, when a photon enters glass from air, which one of the following quantity does not change? Velocity changes, of course। अगर velocity changes तो dispersion क्यों होता है? Velocity changes, wavelength changes, momentum changes, energy does not change। ये 2020 का क्वेश्चन था CET, very difficult। okay, anyways the light of wavelength lambda incident on the surface of metal having work function phi emits the electrons। the maximum velocity of electrons emitted is, simple question, half m Vmax square is h nu minus work function। उन्होंने 5 से डिनोट किया तो हम भी 5 से डिनोट करेंगे। then you know Vmax square equal to 2 h nu minus work function upon m। then Vmax is under root of this, it is under root of this। then as you know हमें आंसर दिया है in terms of wavelength, तो frequency is c by wavelength, so you will write down Vmax equal to under root of 2hc by lambda minus work function 5 upon denominator में है m, then you will cross multiply, so under root of 2hc minus lambda 5, और अपॉन लैम्बडा, तो अपॉन यहां आ जाएगा m लैम्बडा। तो ऐसा कहां पे है? देखो ऑप्शन नंबर HC
HC lambda 5 2 m lambda square root मतलब raised to half. Option number B. Next question. The graph of stopping potential Vs, हमने V0 बोला था, इन्होंने Vs बोला है, doesn't matter. Against frequency of incident radiation is plotted for two different metals. So you have a metal P, you have a metal Q. Phi P and phi Q are work functions of metal P and Q respectively. Then which of the following is correct? तो सिंपल है, आपको एक ग्राफ दिया है और दो मेटल्स का ग्राफ है ये फॉर P एंड फॉर Q. दिस इज ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी. So they are asking you what is the relation between work function of metal surfaces. देखो ऑप्शन नंबर ए में रिलेशन दिया है वर्क फंक्शन ऑफ P एंड वर्क फंक्शन ऑफ Q, बी में भी वही, सी में भी वही और डी में दिया है फ्रीक्वेंसी. तो तीन ऑप्शंस में आपको दिया है रिलेशन ऑफ वर्क फंक्शन. तो यू हैव टू फाइंड आउट रिलेशन ऑफ वर्क फंक्शन, राइट. मतलब वर्क फंक्शन ऑफ P लेस देन Q है क्या, कि ग्रेटर देन Q है, कि इक्वल टू Q है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर नाउ, याद नहीं होगा तो अभी मैंने बताया, कहाँ था ये, लुक हियर, यू सी वर्क फंक्शन इज h nu 0. मतलब वर्क फंक्शन बेसिकली वर्क फंक्शन phi is equal to h times of threshold frequency, करेक्ट. एंड फ्रॉम द ग्राफ मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी का, ये जहां कट करता है, जहां इंटरसेक्ट होता है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ये नू क्या है, नू है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर P और नू 0 डैश क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर Q. So from the graph you can say, from graph what you can say is threshold frequency of P is nu and threshold frequency for Q is nu 0 dash. ये पता होना चाहिए. हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन आता है, जहां पे जिस पॉइंट पे the straight line cuts frequency axis, that is threshold frequency. You should know. अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को रिलेशन क्या चाहिए, किसका चाहिए, वर्क फंक्शन का. तो डू यू सी एच तो कांस्टेंट है, तो डू यू सी दैट वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रॉम द ग्राफ डू यू सी, ऑफ कोर्स यू शुड सी, threshold frequency for P is less than threshold frequency for Q. So from graph, what do you see is threshold frequency of P is less than threshold frequency of Q. But threshold frequency decides what is work function, directly proportional to work function of P is less than work function of Q. Right? कहाँ पे ऐसा? Option number B. Done. We'll stop at this question more in the next session.